प्यारे दिल्ली वासियों, आदरणीय रोनी कोर्ट बार सिंह, सभी कानूनी अधिवक्ताओं, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, तमाम एमएन और भारत देश के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर आदरणीय श्री राकेश खन्ना जी, आप सबको शत शत नमन। मैं आज आपके सामने ये शब्दावली साझा करना चाह रहा हूँ। रानीबाग थाना क्षेत्र के पूर्व पुलिस अधिकारियों ने एसएचओ परवीन अलावत के दिशा निर्देशानुसार 5 पुलिस एसआई परवीन, एसआई संदीप, कांस्टेबल प्रवीण यादव, कांस्टेबल अजय, महिला पुलिस हेड कांस्टेबल भगत सिंह, एस बलराज ने सरकारी जिप्सी और डेडली वेपन वर्दी और बिगर वर्दी के गुरु एक डकैती डाली 24/18 को रानीबाग के बीट नंबर 3 में, और उसको छुपाने के लिए उन्होंने फर्जी डीडी एंट्रियां वगैरह करी। इसके बाद बहुत इन्होंने जितना भी कोई भी किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन नहीं करी और सब झूठी और मनगढ़ंत पुलिस की अपनी आपसी एक स्टोरी बनाई, वो भी झूठी साबित हो गई। जब विक्टिम परिवार ने अदालत का न्यायालय खटखटाया और अदालत के न्यायालय में कई सबूत मिटाने के बाद आखिर एक सबूत में सक्सेस हो गए, तब 109 नंबर के ऑनरेबल एमएम गोपाल कृष्ण जी, जो कि 22/12/2018 को रोहिणी कोर्ट में आए थे, उन्होंने आदेश जारी किया कि 17/1/19 को विक्टिम के पर्सनल मोबाइल जो कि पुलिस की कस्टडी में थे, उसके सिमों की सीडीआर जीपीएस लोकेशन निकाली है। तो उसमें सब कामयाबी मिली कि 24/1/18 को पुलिस ने 7:30 बजे उसको पर्सनल सर्च मेमो में बंद किए थे, लेकिन वो मोबाइल फ़ोन 25 और 26 जनवरी को 2018 तक खुले हुए थे, और उसके अंदर वो सबूत था पुलिस वालों को घर में घुसना, गाली गलौज करना, महिलाओं के साथ मारपिटाई करना, धमकी देना, ये सब उसमें कैद था। इन सब चीज़ों को उन्होंने सबूत को मिटा दिया और इसको एफएसएल के अंदर रिपोर्ट आ गई इसके अंदर कि विक्टिम की एप्लीकेशन 113 नंबर कोर्ट रोहिणी कोर्ट के अंदर आदरणीय अनुराग ठाकुर जी ने आदेश किया। अलग अलग कोर्टों में काम चल रहा था ये, तभी हियरिंग के अंदर कामयाबी मिली। इसके लिए हम जो पूर्व डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे रजनीश भटनागर जी, उनका भी धन्यवाद करते हैं, जो कि अब ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस हैं। और जब इसके अंदर 17/19 का आदेश जारी हुआ और 22/19 को हम आदरणीय पुलिस कमिश्नर श्री अमूल्य पटनायक जी से मिले, उनके एसओ एडिशनल सीपी राजीव रंजन से मिले, और उसी दिन उनके निर्देश पे डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट के एसपी कुरुविला, ऑनरेबल डीसीपी और अन्य पुलिसकर्मियों से मिले, जिसके बाद ये सीडीआर जीपीएस पर्सनल मोबाइल की जो पुलिस की कस्टडी में थी वो सेव हुई, और उससे वो सारा सच सामने आया जिसको पुलिस लगातार छुपाती आ रही थी और मनगढ़ंत स्टोरी बनाती आ रही थी। हर सबूत, हर गवाह को हॉस्टाइल कर रही थी और हर सबूत को मिटा रही थी इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, जो कि एक गंभीर अपराध है देश के कानून के हिसाब से। उसके बाद क्या हुआ कि जब बहुत सारी कंप्लेंट एप्लीकेशन लगाते रहे, तो उसके बाद इन्होंने सबसे पहले चला के चली कि सीडीआर जीपीएस लोकेशन को सेव करने की डायरेक्शन थी, लेकिन इन्होंने पुलिस में एलन सैनी ने रानीबाग थाने के रिपोर्ट फाइल करी कि सिर्फ सीडीआर सेव हुई है। फिर दोबारा एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लगाई गई कि सीडीआर जीपीएस था, तो उसने बोला कि मैंने सीडीआर जीपीएस सेव कर ली है। फिर उसके बाद एक और एप्लीकेशन मूव कराएगी कि ये कोर्ट में प्रोड्यूस करी है, ये विक्टिम को दी जाए, जिस पर ऑनरेबल 20 जो ऑनरेबल कोर्ट 107 नंबर कोर्ट में ऑनरेबल एमएम सुशील कुमार जी ने ये बिगर कारण बताए इसको डिसमिस कर दिया कि भाई ये नहीं मंगाया सकता, जबकि एक सबूत था, और सबूत जब तक कोर्ट के सामने नहीं आएगा पर्सनल मोबाइल की कॉल डिटेल, तो कैसे अपराध साबित होते, जबकि पुलिस तमाम सबूत मिटा चुकी थी, तमाम गवाहों को धमकी देकर हॉस्टाइल कर चुकी थी। इसके बाद विक्टिम ने क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी, और क्रिमिनल रिवीजन के अंदर एक लंबे समय के बाद, मतलब 1 साल भर लगभग चली, और उसके अंदर एक फैसला आया। उस फैसले में ये आदेश आया कि ये एविडेंस जो है कोर्ट के अंदर जमा कराया जाए। तब पुलिस ने इस एविडेंस को, उसमें 2 हफ्ते का टाइम दिया गया था, 23/9/2020 को ये पास हुआ था क्रिमिनल डिवीजन 249/19 के अंदर। जिसके बाद मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि पुलिस ने ऑनरेबल कोर्ट में 2 हफ्ते का नोटिस दिया था कि 23/9/2020 को 2 हफ्ते में एसएचओ रानीबाग कंप्लाई करेगा, और एविडेंस 65B के सर्टिफिकेट के साथ, क्योंकि विक्टिम ने अप्रीहेंशन जताई थी कि ये टेम्पर करेंगे, और वही हुआ। उन्होंने वो वहां जमा कराया, 5-10 तक जमा नहीं कराया। उसके बाद विक्टिम ने एसएमएस, ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीफोनिक कॉल के द्वारा, आरटीआई के द्वारा पुलिस को और कोर्ट के संबंधित एलमत और रीडर को सूचित करना शुरू किया, लेकिन वही डाक के 3 पात। और 19/10/2020 को एलन सैनी जी ने आरटीआई रिप्लाई में कहा कि भाई हमने ये इन्फॉर्मेशन आज 19/10/2020 को प्राप्त करी है, लेकिन ये नहीं बताया कि किस तरीके से प्राप्त करी। कोर्ट द्वारा एसएमएस आया, व्हाट्सएप आया, ये ऑर्डर उनको डायरी नंबर से प्राप्त हुआ, इसकी जानकारी वो नहीं दे रहे। तमाम प्रयासों के बावजूद आज तक भी जानकारी ना न्यायालय को दी, ना आरटीआई में दी, ना किसी और जुडिशियल प्रोसीडिंग में दी।
जबकि इनके एसीपी वीरेंद्र कादियान साहब मंगोलपुरी के, एसएचओ रानीबाग मनोज यादव, लक्ष्मी नारायण सैनी इंस्पेक्टर और एसआई राजवीर डीआईओ आउटर डिस्ट्रिक्ट, ये सब चारों आदमी आए और फाइल इंस्पेक्शन करने के बाद रिपोर्ट दी। जबकि ये इन्होंने 107 नंबर कोर्ट में डीडी एंट्री रानीबाग थाने की कहती है कि एलन सैनी ने ये वहां के रीडर को 107 नंबर को दी 19/10/2020 को, लेकिन वहां इंस्पेक्शन के बाद एक अनदर जब एप्लीकेशन फाइल करी गई और कुसुम गुप्ता वर्सेस डिपार्टमेंट ऑफिशियल के नाम से वो दर्ज हो गई, उसके अंदर इन्होंने रिप्लाई ये करा कि ये बोलते हैं पुलिसकर्मी आफ्टर इंस्पेक्शन, 4 पुलिसकर्मियों के इंस्पेक्शन के बाद, कि इन्होंने 20/10/2020 को ये एक अनदर झूठ बोला। उसके बाद एसआई राजवीर ने एक और रिटर्न कंप्लेंट में झूठ बोला और इसके बाद ये हुआ कि उस सीडीआर जीपीएस के बारे में बताया गया। आर्गूमेंट का विषय ये था कि पीसीआर अप्लाई करती है कि एक मोबाइल से 3 कॉलें हुई 100 नंबर की और जिसकी वॉइस कॉल रिकॉर्डिंग भी उन्होंने प्रोवाइड करा दी सीडी के माध्यम से। और लेकिन उस जो सीडीआर जीपीएस कोर्ट में उन्होंने जमा कराई एलन सैनी ने, उसमें सिर्फ उस मोबाइल से 1 कॉल शो हो रही है, 2 कॉलें गायब थी। ऐसा संभव नहीं है बिल्कुल भी। बार बार ये कहा जा रहा था कि कोर्ट की ईमेल आईडी पे सर्विस मॉडल कंपनी से कहा जाए कि वो प्रोवाइड करा दे, लेकिन पुलिस कोई भी इस बारे में नहीं कह रही। एसीपी वीरेंद्र कादियान जी ये कहते हैं कि जो थाने में रिकॉर्ड है हम लेके वही प्रस्तुत है और यही सीडीआर जीपीएस जेन्युइन है। इसके बाद वहां पे लोकेशन के ऊपर बहस हुई, जीपीएस लोकेशन के ऊपर, जिससे पता चला कि पुलिस ने 24/1/18 को जितनी एफआईआर और डीडी एंट्रीज करी हैं सब नकली और फर्जी हैं। उन्होंने दिखाया कि M2 की लोकेशन दिखाई, जबकि रानीबाग थाने की लोकेशन है। यही विक्टिम का पहले दिन से एलिगेशन था, वो साबित हो गया इसके आने के बाद। फिर इसके अंदर ये बात है कि सीडीआर जीपीएस जो लोकेशन है उसमें दिखाती है पुलिस कि 1 मिनट के अंदर विक्टिम नोएडा के अंदर है और एक कालका मंदिर के पास की तरफ है और 1 मिनट के अंदर रानीबाग। कैसे पॉसिबल है कि 60 सेकंड के अंदर बंदा इतना लंबा सफर तय करके आ जाएगा। और उसके बाद पुलिस उसी जीपीएस लोकेशन में दिखाती है कि 13 मिनट पहले बंदा नोएडा में है और ये है। ये भी पुलिस का एक मोटिवेट जानबूझ के किया गया अपराध है। इसके पीछे क्या मकसद है, डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन देखेगी, ऑनरेबल कोर्ट देखेगी और सीधा सीधा ये कोर्ट के अंदर फर्जीवाड़ा किया गया कोर्ट की जुडिशियल प्रोसीडिंग और ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा। और इस फर्जीवाड़े के अंदर सीधा सीधा 420, 467, 68, 120, 34 की एफआईआर बनती है, 217, 218, 201, 120, 34 में अपराध बनता है, 167 आईपीसी में अपराध बनता है और बहुत सारे गंभीर अपराध बनते हैं इनके ऊपर कि इन्होंने कोर्ट के साथ फर्जीवाड़ा किया। और अब न्याय के ऊपर उम्मीद है कि 23/9 को, फिर 23 फरवरी को ये 22 को फिर इसकी हियरिंग है। देखते हैं कि क्या फैसला आता है। और 107 नंबर कोर्ट में कई रिक्वेस्ट करी गई, कई लेटर फाइल किए गए, तब तक आज तक उसके अंदर ये नहीं पास ऑर्डर हो पाया कि कोर्ट ने इनके खिलाफ अभी तक एफआईआर के ना तो ऑर्डर किए, ना उस कोर्ट के रीडर अहमद ने, कोर्ट स्टाफ ने कंप्लेंट करी कोर्ट को कि इन्होंने एक फर्जी जो है ये कार्रवाई करी है और ना ही संबंधित 110 नंबर न्यायालय पड़ता है, प्रशांत विहार थाना लगता है, उसमें ये केस जाना चाहिए कि उस कोर्ट के अंदर जो कोर्ट है वो प्रशांत विहार थाने परिसर में आता है। तो अभी तक ये पेंडिंग है, समझ में नहीं आ रहा है कि इसका क्या कारण है। और आज 1.5 साल इस चीज को हो चुका और पुलिस डायरेक्टिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है। अलग अलग एप्लीकेशन में अब तक 1500 हियरिंग के लगभग हो चुकी है। और बहुत बड़ा गंभीर विषय है कि पुलिस जो है रानीबाग की कोर्ट के आदेशों को पालन नहीं करती, कोर्ट के आदेशों को किसी तरीके से मानती नहीं है, कोर्ट के साथ डायरेक्टिव टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रही है, कोर्ट के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है और कोर्ट को हर हियरिंग पे गुमराह करती है और गुमराह करके चली जाती है। क्योंकि कोर्टों पे 4 गुना 5 गुना बर्डन है, इसलिए कोर्ट स्टाफ, ऑनरेबल कोर्ट्स, बेंचेस, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स इनको मिसगाइड करने में कामयाब होते हैं। कोर्ट में इनका एक नायब कोर्ट मौजूद होता है जो इस कोर्ट के सारे जुडिशियल प्रोसीडिंग की खबर लीक करता है, जो कि एक्यूज पुलिस ऑफिशियल है। और वही आदमी पे मुझे शक है कि सारा हेराफेरी के अंदर उसका हाथ जरूर होता है हर हियरिंग के अंदर पुलिस अधिकारियों के साथ। आज तक इनसे पुलिस कस्टडी में लेके ये नहीं पूछा गया कि जो उन्होंने 1.5 लाख की डकैती और कागज लुटे थे वो कहाँ हैं। आज तक 24/18 से आज 48 महीने 4 साल क्रॉस हो चुके हैं, आज तक न्यायालय के सामने बात नहीं आई, इन्वेस्टिगेशन के एफआईआर के ऑर्डर नहीं हो पाए कि वो 1.5 लाख रुपया किस किस पुलिस अधिकारी में बटा, कहाँ गया, किसके निर्देश पर यह डकैती डाली गई। और ये सारे सबूत जो मोबाइल कस्टडी में खोले गए, किसके मुझसे खोले गए। क्रिमिनल रिवीजन 224/18 इंटरलॉक्टरी ऑर्डर फाइल करे गए, डीसीपी लीगल सेल पीएचक्यू को आदेश थे, लेकिन एसीपी संजीव कुमार सर डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से अपीयर हुआ एसआई नवीन और इंस्पेक्टर राजेंद्र के साथ। तो तमाम ऐसी बातें हैं जिसपे हम न्यायालय के ऊपर उम्मीद है सब लोगों की, बहुत सारे इस केस से वकील भी, अधिवक्ता जुड़े हुए हैं और सबकी निगाह अब उस केस के ऊपर है। और देखते आने वाले दिनों में क्या फैसला होता है। जो इस टाइम रोहिणी कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान हैं आदरणीय इंदर सिंह सरोवा साहब, वो इसमें फर्स्ट एडवोकेट थे।
और कई और एडवोकेट, कम से कम 20 से 25 एडवोकेट इसमें महिलाएं और जेंट्स रही हैं, अलग अलग स्तर के ऊपर हियरिंग ज्वाइन करी है और उन्होंने केस छोड़ दिया, क्योंकि निराशा इतनी हो चुकी थी कि इस केस के अंदर हर हियरिंग के ऊपर इतनी तगड़ी मैनिपुलेशन चल रही है, कभी कोर्ट से केस फाइल गायब होती है, कभी ऑर्डर गायब होता है, और पूरा शक है कि जज साहब के पास फाइल पहुंचती है, उस फाइल में और जो फाइल नीचे होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ हियरिंग के टाइम पे गड़बड़ करी जाती है। इसकी मुझे पूरी शंका है, यकीन नहीं है लेकिन शंका जरूर है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। जजों को ही ये गलत तरीके से इन्होंने अपने डीसीपी असलम खान के साथ चीट किया रानी बाग के अधिकारियों ने, और धोखाधड़ी करके उनसे भी कुछ कागजों पर साइन कराया। मेरे को इसकी पूरी शंका है। ज्वाइंट सीपी एनआर उस टाइम सागर पे हुड्डा साहब थे, उनके साथ भी धोखाधड़ी करी और झूठी कहानियां सुनाई है, कागज साइन कराए। उसके बाद मेरे को शक है, जो कि अब स्पेशल सीपी वेस्टर्न रेंज बन चुके हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो भी ये देखें कि बहुत बड़ा काम हो रहा है कि इन्होंने अपने ही डिपार्टमेंट के सीनियर पुलिस अधिकारी को चकमा दिया और उनके साथ भी हेराफेरी करी और जुडिशियल प्रोसीडिंग में हेराफेरी करी, टेम्परिंग करी, सबूत मिटाए, गवाहों को हॉस्टाइल किया। इतने अपराध है, नकली फर्जी डीडी एंट्री करी, फर्जी एफआईआर करी। अब कोर्ट से, न्यायालय से इंतजार है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि ऑनरेबल उच्च न्यायालय जाओ, ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय जाओ, हमारे पे दबाव है, प्रेशर है। लेकिन अगर आप ये सोचो कि इस देश के अंदर 50% व्यक्ति आज भी, जिसके परिवार की इनकम 10,000 से कम है, 75% आदमी इस देश के अंदर अनपढ़ है, 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता, 23% आदमी ऐसा है मिडिल क्लास आदमी जो 3 वर्गों में मिडिल क्लास में बटा हुआ है, तो पैदा होने से लेकर मरने तक जो है टैक्स अदा करता है इस देश के अंदर। 2% आदमी जो वेरी रिचेस्ट आदमी है, जो हाईली एक्सपीरियंस एडवोकेट्स को, लीगल एजेंसीज को एंगेज कर लेते हैं, एसोसिएट कंपनी को। तो यहाँ देखना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर के सामने 26 जनवरी 1950 को जो कानून हमारे देश को सौंपा था, वहां ऐसी कौन सी कमी रह गई कि रानी बाग पुलिस अधिकारी इस कानून के क्षेत्र में नहीं आते और इनके खिलाफ आज तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ। ऐसा ही परवीन लगातार मलाईदार पोस्टिंग काट रहा है, ऐसा ही नवीन मलाईदार पोस्टिंग काट रहा है। इसने 108 नंबर रोनी कोर्ट के जज साहब के खिलाफ भी एक अपने जूनियर पुलिस वाले के द्वारा एक फर्जी डीडी एंट्री करा दी, जो अखबारों में प्रचारित हुई। जब मुझे पता चला ये पूरा नेक्सस है, कांस्टेबल अजय जिसने 184/18 में परवीन यादव के साथ और एक अन्य पुलिसकर्मी ने दारू पी के एक्सीडेंट कर दिया रानी बाग थाने की बीट नंबर 2 के अंदर, और वो शकरपुर जजे कॉलोनी में गरीब आदमी था, उसके पूरा परिवार डाला और किसी काले नाम के आदमी को ला के दिखा दिया कि जबकि वो आदमी वहां मौके पर ही नहीं था। तो ये अपराध, यहाँ पे अपराधी बनाए जाते हैं। नाबालिग बच्चों को रानी बाग थाने के पुलिसकर्मी, बीट कर्मी, यहाँ बीटों की लड़ाई चलती है, जो कि मैंने फिल्मों के अंदर देखा था। एक जोली भाई LLB 2 ऐसी कोई फिल्म थी, उसके अंदर मैंने देखा था कि थाने की नीलामियां एक हेड कांस्टेबल लगा रहा है। उसी तरीके से रानी बाग थाने के अंदर 8 बीटें की नीलामियां यहाँ के कांस्टेबल और बीट के अंदर जो अपराधी हैं वो लगाते हैं। यहाँ पे मटका चलता है, यहाँ जुए के काम चलते हैं, यहाँ कई तरह के ऐसे अवैध काम चल रहे हैं बहुत बड़े स्तर के ऊपर, और उन अवैध कामों से ये बीट वाले बड़ी बड़ी मंथलियां और बोलियां लगाते हैं और बीटों को हासिल करते हैं। अगर आप दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑर्डर को देखेंगे, जो दिल्ली पुलिस के दिशा निर्देश हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ बीट नहीं होती। यहाँ पे एक पुलिस वाला सस्पेंड लाइन हाजिर होता है और दोबारा उसी बीट में आके लगता है। इसका स्पष्ट उदाहरण बीट नंबर 3 के अंदर परवीन भाटी, जिसने 23/11/20 को कई आदमियों के साथ मिलकर एक इलीगल कॉल सेंटर पे रेड करी और 549 क्यू ऋषिनगर के अंदर 4 फ्लोरों के अंदर कांस्टेबल लेके, और ये लोग लाइन हाजिर सस्पेंड हुए, माल खाने में गए, फिर इस बीट में आ गए। ये इस रानी बाग थाने में पर्चा पतलित है कि ये किस प्रभाव का लैंड माफिया का इस्तेमाल करते हैं, उनके कनेक्शन का यूज करते हैं और उसी बीट में आके फिर खड़े हो जाते हैं और फिर दोबारा से गवाह प्रभावित करते हैं। नकली FIR इन्होंने काटी है। एक इसके अंदर जो विटनेस था, जिसने सारा 24/1/18 की डकैती को देखा, ऐसे कम से कम 100 से ज्यादा विटनेस हैं, उन्होंने उनके खिलाफ 283-188 उनको डराने के लिए नकली FIR काट दी, और जबकि वो बंदा 700 किलोमीटर दूर अपने गांव था, और उसी की चार्जशीट फाइल कोर्ट कर दी और नकली आदमी वहां पे कोर्ट में खड़ा करके जुर्माना ही भर दिया उस कोर्ट के अंदर, और उस बात को अब न्यायालय से छुपा रहे हैं। अब ये बहुत गंभीर विषय और अपराध है, कोर्ट को सोचना पड़ेगा। मेरी को आदरणीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय से प्रार्थना कि रानी बाग में जितनी 188-283 की 2 साल के अंदर FIR दर्ज हुई है, सबकी जांच कराई जाए, सबकी CDR GPS को आधार बनाया जाए, और सच सामने आ जाएगा कि रानी बाग में कितने अपराध चल रहे हैं। यहाँ पे कितने लोग, जो आदमी आवाज उठाता है, या तो उसको हैबिचुअल कंप्लेंट बोलते हैं, या उसके खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज कर देते हैं, या फर्जी केसों में उसकी इन्वॉल्वमेंट शो कर देते हैं, और उसको बहुत तरह की धमकियां दी जाती हैं उस केस से जुड़े हुए लोगों को। ये सब चीजें आज सरकार देखे, उच्च न्यायालय देखे, सर्वोच्च न्यायालय देखे, और रोहिणी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट सेशन जज आदरणीय नॉर्थ वेस्ट श्री सुरेश गुप्ता जी देखे, उनके समस्त स्टाफ देखें जो इस चीज को लीगल सेल को डील करते हैं, और समस्त MM भी देखें, 107 नंबर कोर्ट के, 18 नंबर कोर्ट के, 113 नंबर कोर्ट के, 409 नंबर कोर्ट, 309 नंबर कोर्ट, सभी सेशन कोर्ट्स भी इनको देखेंगे। रानी बाग का जब मुद्दा है तो सावधान और अलर्ट हो जाए, क्योंकि ये जस्टिस को गला घोटने के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये लोग।
किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इनके कॉन्टैक्ट और पीछे मैंने आपको उदाहरण दे दिया, लक्ष्मी नारायण सैनी को आप देखो, 4 साल से ज्यादा थाने में हो गया, कितनी कंप्लेंट आटे लग गई। तानीबाग दिल्ली पुलिस का असूल है 2 साल से ज्यादा एसएचओ को नहीं लगाते, लेकिन 4 साल से ज्यादा लक्ष्मी नारायण सैनी को हो गया, क्योंकि जो आदमी ये 24/1/18 को जब डकैती हुई थी उस दिन थाने में मौजूद थे और सारी पुलिस की कंप्लेंट इनके दिलती है। संजीव कुमार, जिसको भी 3.5 साल से ज्यादा हो चुका है, ऐसा ही संदीप खत्री, उसको भी यहाँ रोका हुआ है, जानबूझ के रोका हुआ है, क्योंकि अपराधियों को ये शरण देते हैं, इसीलिए कि ये एक बड़ा जो मास्टरमाइंड है इनविजिबल, जिसको आज तक ना तो कोर्ट ढूंढ पाई ना ही पुलिस के सीनियर अधिकारी ढूंढ पाए, जो कि सब लीगल खेल जानता है और उसकी पूरी अप्रोच है, उसको ये पता है कैसे किसको फंसाना है, सीनियर अधिकारी को, कोर्ट को कैसे मिसगाइड करना है, कैसे फ्रॉड करना है, कैसे डॉक्यूमेंट टेम्पर करने हैं, कैसे गवाहों को धमकाना है, कैसे डकैती डालनी है, कैसे डिस्ट्रिक्ट प्रॉपर्टियां खरीदनी है, बेचनी है। इवन सरकार से भी ऑनलाइन ये सरकारी जो जमीनें रानीबाग के हम प्रचार खोलेंगे कि बहुत बड़े स्तर के ऊपर लैंड माफिया एक्टिव है, जिसके संरक्षण के अंदर ये पुलिस वाले काम करते हैं और उनके दिशा निर्देश पे मासूमों को, बेकसूर को फंसाते हैं। पिक एंड चूज पॉलिसी के ऊपर ये यहाँ पे रानीबाग में बिल्डिंग सील होती है, उनके लेंटर तोड़े जाते हैं और फिर सील खोली जाती है, बेची जाती है। यहाँ सील प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का धंधा बहुत बड़े स्तर के ऊपर चल रहा है रानीबाग में। इसीलिए मैं चाहूंगा कि अब इसके अंदर कोई सीनियर ऐसा कोई एजेंसी इसको अंदर देखे कि रानीबाग में कौन आदमी है, और यहाँ पे बहुत बड़े स्तर पर करोड़ों रुपए के अंदर अनअकाउंटेबल ब्लैक मनी की इन्वेस्टमेंट चल रही है लगातार रानीबाग थाना क्षेत्र में। अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और सबके सामने आ जाएगा कि इन भ्रष्टाचारों के पीछे कौन है। इससे सदर अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत, जस्टिस गांधी जिंदाबाद।